हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस एक और नए वीडियो में, जहां पर मैं नोट थाई बीएल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हो जाता है। फादशाह नाखून की भूली हुई फाइल उसे देने के लिए जा रहा होता है। तभी मेड के हाथ से तीनों भाइयों की फोटो जमीन पर गिरकर टूट जाती है और ये देखकर फादशाह भी हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। वो मेड रोने लग जाती है और कहती है कि तस्वीर टूट गई है। फादशाह कहता है कोई बात नहीं, अब कांच अच्छे से समेटना। तभी हम देखते हैं कि मेड मन ही मन में कह रही होती है कि ईश्वर उन तीनों की सुरक्षा करे। तभी हम देखते हैं कि फादशाह वहां से चला जाता है और मेड फादशाह को भी कहती है कि आप अच्छे से ड्राइव करके जाना, कहीं पर किसी हादसे का शिकार मत हो जाना। आगे हम देखते हैं कि नाखिन और नैफ एक जगह जा रहे होते हैं। तभी उनका रास्ता कुछ गाड़ियां रोक लेती है और नाखून उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, लेकिन वो लोग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए तीनों भाई जंगल के रास्ते में भाग पड़ते हैं और उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए काले कपड़ों में लोग भाग रहे होते हैं। तभी एक जगह पर वो तीनों को एक जगह पर घेर लेते हैं। तभी उन्हें वहां पर टिम नजर आता है। टिम पर गुस्सा करते हुए नैफ कहता है कि तुम थे जो हमें और हमारे पूरे परिवार को धोखा दे रहे थे। तभी टिम कहता है कि कौन किसे धोखा दे रहा था ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान नहीं हो? तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली की इंफॉर्मेशन कोई मुझे बेच रहा था। तभी नैफ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कौन कर रहा था ऐसा। तभी वो उसे याद दिलाता है कि याद करो। तभी हम देखते हैं कि नैफ को पिछली रात की बात याद आती है जहाँ पर सेंगवे के साथ उसने ये सब बातें शेयर की थी जब वो उसके साथ क्लोज जा रहा था। और यहाँ पर नैफ ने सेंगवे को बता दिया था कि वो सैटरडे को ही लैंड देखने के लिए निकलेगा। ये सब याद करके नैफ को अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और टिम के ऊपर भी। वो टिम पर गुस्सा करने की कोशिश करता है। ये नाखून और नाखिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई। तभी टिम उन्हें बता देता है कि उनका लाडला भाई पिछली रात एक ओमेगा के साथ सो गया, सारे फैमिली के सीक्रेट्स रिवील कर दिए। यहीं पर टिम की तरफ सेंगवे की जैकेट फेंकता है जिसे स्मेल करके नैफ वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। तभी दोनों भाई उसे संभालते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतना जल्दी अपने होश नहीं खो सकते हो। सेंगवे की ओमेगा की फ्रेगनेंस स्मेल करके नैफ आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। वो अपने आप को नहीं संभाल रहा होता है। दोनों भाई उसे संभालने की कोशिश करते हैं और नैफ कहता है कि भाई मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, कुछ भी करके प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये हालत देखकर टिम को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तभी नाखिन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम और सेंगवे मिले हुए थे? तभी टिम बताता है कि हाँ, क्योंकि अच्छा किया कि तुमने इस बात को पहले ही पता कर लिया। तभी नाखून भी कहता है कि क्या तुम दोनों मिले हुए हो? तभी टिम बताता है कि असल में मैं और सेंगवे तो भाई हैं। ये मत कहो कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कि सभी लोगों को पीट कर धराशायी कर देते हैं। नाखून टिम पर अपनी बंदूक तान लेता है और अपने दोनों भाइयों को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि नाखिन नैफ को वहां से लेकर जाता है और लेकिन नैफ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि नाखून को हमारी ज़रूरत है, लेकिन नाखिन कहता है कि नाखून सब संभाल लेगा, तुम चलो यहाँ से। तभी वहाँ पर फादशाह भी पहुँच जाता है और जब फादशाह को कोई नहीं मिलता तो वो हैरान रह जाता है। तभी उसके पास ओंगसा का कॉल आ जाता है और वो उसे बताता है कि उससे कुछ तो सेंगवे पर डाउट हो रहा है, ज़रूर नैफ के साथ कुछ तो कर रहा है। लेकिन नाखिन का कहना है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पता लगाया है कि सेंगवे छुप छुप कर नैफ के साथ फ्लर्ट करता है। इस बारे में और छानबीन की तब मुझे पता चला कि सेंगवे टिम के ही खानदान में पला बड़ा है। सेंगवे के पापा ने अपनी प्रॉपर्टी टिम की फैमिली को ही दे दी थी। और ये सब सुनकर फादशाह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे सारा मास्टरमाइंड सिर्फ सेंगवे का दिमाग ही है और ये बात वो ओंगसा को भी बता देता है।
यहाँ फात्सा और ओंगसा को बात करते हुए ये भी पता चल जाता है कि जितने भी आज तक सारे कांड हुए थे उन सब में सेंगवे ने जानबूझकर नैफ को फंसाया था। और ये बात सोच सोचकर वो दोनों हैरान हो रहे होते हैं। तभी वो कॉल काट देता है और ओंगसा अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है। तभी कैफे ओनर आता है और पूछता है कि क्या हो गया, हमारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, या पुराना प्राइम मिनिस्टर वापस से री इलेक्ट हो गया है। तभी ओंगसा उसे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था कि नैफ पर कैसे एलिगेशन लगे हैं और माई और टिम के बारे में भी। तभी कैफे ओनर वापस से सीरियस होते हुए ओंगसा को बताता है कि जिस दिन तुम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए थे मैंने सेंगवे के बर्ताव में कुछ अलग देखा था, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा था। और जिस दिन तुम और नाखिन एक दूसरे को किस कर रहे थे उसी दिन सेंगवे यहाँ से केक लेकर बाहर चला गया था। मैंने सोचा कि वो घर जा रहा है, लेकिन उसी वक्त नाखिन का भाई यहाँ पर आ गया। मुझे ये सब बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नाखिन के भाई और सेंगवे का बीच में कुछ चल रहा था। खैर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सेंगवे ने मुझे मेरे केक के पैसे नहीं दिए। मैं सेंगवे से अपने केक के पैसों के बारे में बात करूं, तभी ओंगसा कहता है कि फ़िलहाल इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब कैफ़े संभाल लूँगा, चाहो तो जाकर आराम कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि कैफ़े ओनर ओंगसा से कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले दरवाजे ज़रूर बंद कर देना और अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। इतना कह के कैफ़े ओनर वहाँ से चला जाता है और ओंगसा वापस से उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है जो उसे फात्सा ने बताया और अब उसे अपने कैफ़े ओनर दोस्त से पता चला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाखून की मॉम चारों तरफ घर में अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। तभी वो मेड से पूछती है कि उसके बच्चे कहाँ गए। तभी वो बता देती है कि वो अपने किसी लैंड के काम के लिए गए हैं, वो ज़मीन का काम करने के लिए तीनों भाई साथ में गए हैं। तभी वो पूछती है कि वो बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेके गए। तभी वो बोलती है कि बॉडीगार्ड को तो आपके हस्बैंड ने उस प्योर ओमेगा को ढूंढने के काम पे लगा रखा है। और ये सब सुनकर मॉम हैरान रह जाती है और मन ही मन प्रे करती है कि इनके बच्चों के साथ कुछ ना हो। तभी वो फात्सा के बारे में भी पूछती है। तभी वो मेड उसे बता देती है कि फात्सा तो नाखून के डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके साथ गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके डैड वापस से उस प्योर ओमेगा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हम जल्दी ही उस प्योर ओमेगा को ढूंढ लेंगे, हम उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। ऐसा लगता है कि हमने बस उसे ढूंढ ही लिया। अभी डैड कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी उसका बॉन्ड नाखिन के साथ फॉर्म करवाना चाहता हूँ। मैं इसमें और कोई ज़्यादा डिले नहीं चाहता हूँ। सीन में हम देखते हैं कि फात्सा अपनी गाड़ी से निकल आता है। तभी वहाँ पर नाखिन और नैफ पहुँच जाते हैं और नाखिन नैफ से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि फात्सा नाखुन के बारे में पूछता है। तभी वो बताते हैं कि नाखुन ने उन्हें बचाने के लिए पहले ही टिम से फाइट करने का डिसाइड किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाखुन अभी भी टिम पर अपनी बंदूक ताने खड़ा रहता है और टिम कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हीरो बनने का शौक चढ़ा है नाखुन, और तुम हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल समझते हो। अभी नाखून कह देता है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह एक स्ट्रेट डॉग की तरह तो नहीं हूँ। कहते हुए वो टिम को जोर से उसके सिर पर मारता है। यहाँ वो तीनों सेंगवे के बारे में बात करता है और टिम को मार के नाखून जंगल से भाग रहा होता है और उसके दोनों भाई और फात्सा उसका इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर नाखून आ जाता है और कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकले नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि नैफ और नाखिन तुम मेरी गाड़ी से जाओ और मैं फात्सा की गाड़ी से आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही रहूँगा। इतना कहकर वो अपने दोनों भाइयों को गाड़ी में भेज देता है और खुद फात्सा की गाड़ी में जल्दी से आकर बैठ जाता है। लेकिन नैफ और नाखिन तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं टिम के लोग आ जाते हैं और उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओंगसा के कैफ़े पर सेंगवे आ जाता है, लेकिन ओंगसा ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता और कहता है कि आज यहाँ कैसे आना हुआ, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूँ। तभी सेंगवे कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आया था, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। ये मेरा पहली बार तो नहीं है जब मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारी ये शॉप इतनी कोजी क्यों हो रही है, लेकिन ये तुम्हें सूट भी करती है।
तभी ओंगसा कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मुझे डायरेक्टली बता दो, इस तरह बातें मत घुमाओ। तभी सेंगवे कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि लेकिन ये बताओ आजकल तुम बहुत ज़्यादा बहादुर बन के दिखा रहे हो, ऐसा इसलिए तो नहीं है ना कि तुमने अपने पीछे बहुत ज़्यादा बैकअप रखा हुआ है। हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बैकअप कौन है, एक तुम्हारे जैसा बेटा एक ट्रू अल्फा के पीछे छुपकर अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है। लेकिन क्या तुम भूल गए हो, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बेटा की कोई पहचान नहीं है, तो क्योंकि इस दुनिया में कौन किसके लिए खड़ा है और किस तरह खड़ा है ये देखा जाता है। और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो कोई लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ट्रू अल्फा को सिर्फ एक ओमेगा के लिए ही बनाया गया है। अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के लिए बने हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सूटेबल हूँ और तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसलिए बता दो कि अब तुम क्या छुपा रहे हो। तभी ओंगसा कहता है कि आज तुम्हें हो क्या गया है सेंगवे, तुम आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, तुम आज इस तरह अजीबोगरीब बातें मुझसे क्यों कह रहे हो। मेरा नाखिन से क्या रिश्ता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। नाखिन मेरे सेकेंडरी जेंडर से प्यार नहीं करता है, बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। ओंगसा की बात सुनकर सेंगवे उस पर हंसता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन, एक ऐसा इंसान जो अपने लवर के फेरामोन्स को स्मेल भी नहीं कर सकता है और उसका खुद का भी कोई फेरामोन्स नहीं है। ऐसा प्यार ज़्यादा लंबे दिनों तक नहीं टिकता है, क्योंकि अगर तुम मर भी जाओगे ना और मरते दम तक भी उससे प्यार करोगे तो भी तुम्हारा प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा प्यार जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं वो कितना लंबा चल सकता है। कहते हुए सेंगवे ओंगसा की इंसल्ट करने लग जाता है। तभी ओंगसा भी उसे पलटकर जवाब देता है कि अगर हम एक दूसरे की फेरामोन्स भी स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है, हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नायाब हैं और इसीलिए मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तभी सेंगवे कहता है कि ये सब नोवेल जैसी बातें हैं, सिर्फ बकवास। तभी वहाँ पर नाखिन आ जाता है, वो ओंगसा को सेंगवे से दूर करता है और कहता है कि हमें तुमसे अपने प्यार का वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से ये सब नहीं जानना चाहता हूँ। मेरा और ओंगसा का प्यार बहुत ज़्यादा प्योर है, इसे तुम अल्फा और ओमेगा के ट्रैप में ना फंसाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी सेंगवे कहता है कि देखो, ट्रू अल्फा अपने बेटा को बचाने के लिए आया है, लेकिन जो सच है वो सच ही है। बेटा कभी भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता है और वो तुम्हारे खानदान की ब्लड लाइन खत्म कर देगा। नाखिन कहता है मैं इसलिए जन्म नहीं लेकर आया हूँ कि मुझे अपना खानदान आगे बढ़ाना है, मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ। मैं ओंगसा से प्यार करता हूँ और पूरे दिल से प्यार करता हूँ। और अब इस मुद्दे को ख़त्म करो, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये बताओ जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर टिम के बारे में। तभी सेंगवे कहता है कौन टिम, मैं किसी टिम को नहीं जानता। तभी नाखिन कहता है तुम्हारी मेमोरी खराब हो गई है सेंगवे, चलो मैं याद दिला देता हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई जिसके साथ तुम बचपन से आज तक बड़े हुए हो, क्या तुम उसे भूल गए। सेंगवे कहता है कि टिम मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा है और जब हम छोटे थे तो उसके साथ में रहे थे, अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तभी नाखिन कहता है अच्छा सच में तुम्हें कोई उससे मतलब नहीं है। सेंगवे कहता है कि हाँ कोई मतलब नहीं है, मेरे डैड ने बस एक बार उसके परिवार की हेल्प की थी और उसके बदले में उन्होंने मुझे पाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, इतनी सी बात है। नाखिन कहता है और उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या। तभी सेंगवे कहता है कि वो प्रॉपर्टी मेरे पापा ने उन्हें दी थी संभालने के लिए और उन्होंने उसे ऐसे इंसानों के हाथों में गवा दिया जहाँ से अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और वो अपनी फैमिली थी देवातीर्थ फैमिली, क्योंकि उन्होंने हमारे लैंड को कब्जा कर लिया और हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिला। फैमिली ने वहाँ पर एक बार बना दिया। तुम्हें पता है ये कैसा लगता है, जैसे मेरी फैमिली की डिग्निटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। नाखिन कहता है अगर तुम्हें इसी बात से परेशानी थी तो तुमने शुरुआत से हमें ये बातें क्यों नहीं बताई। फालतू में इसके अंदर न जाने कितने इनोसेंट लोगों को घसीट लिया। अभी सेंगवे कहता है कि क्या तुम मुझसे इस वक्त एक्सचेंज की मांग कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे ओमेगा को सो कोल्ड ट्रू अल्फा होकर अपने कदमों में मुझे घसीट लोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अल्फा हो, पावरफुल हो तो सब कुछ तुम्हारे इशारों पे चलता है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें ही चुनने का अधिकार है, तुम्हें ही सब कुछ अपने इशारों पर चलाने का अधिकार है। और क्या तुम्हें ही सिर्फ प्यार करने का अधिकार है। तुम जिस तरह चाहो उसे अपना गुलाम बना सकते हो। क्या यही तुम्हारी सोच है। जो सब कुछ करते हो वो तुम्हारे लिए बिजनेस है और सब कुछ सही है, लेकिन अगर यही काम मैंने कर दिया है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि जो मेरा है मैं उसे प्रोटेक्ट भी ना करूं। और अगर मैं अपनी डिग्निटी के लिए आवाज़ ऊंची कर रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं। तभी नाखिन कहता है कि इसमें अगर तुम किसी और को हर्ट कर रहे हो तो तुम अब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। तभी सेंगवे कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तुमने अपनी दुनिया का रूल तोड़ा है, तुमने अल्फा होकर बीटा से प्यार किया है और जो इसके बाद में जो होने वाला है वो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। देखते जाओ क्या होगा।
तभी ओंगसा बोलता है कि इन सब बातों के बारे में तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और अब हम सीरियस होके बात कर रहे हैं। तुम्हारा वास्तविकता में टिम के साथ रिलेशनशिप क्या है, तुम ये बात हमें कब बताने वाले हो। तभी सेंगवे कहता है कि ये सब नॉनसेंस बातें हैं, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तभी ओंगसा कहता है कि ये सब बातें नॉनसेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। टिम, वो बार, माई और तुम सारे आपस में कनेक्टेड हो और तुम इस तरह सच्चाई से भाग नहीं सकते हो। अभी सेंगवे कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ टुकड़े मिले हैं, आधा अधूरा सच मिला है और तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ जान लिया। तभी ओंगसा कहता है कि हाँ, तुम्हारे कुछ तो सीक्रेट हैं टिम के साथ। तभी सेंगवे कहता है कि हाँ है, लेकिन उन्हें तुम्हारे जैसा एक लो क्लास बीटा नहीं समझ सकता। तभी नाकिन उसे अपनी जबान संभालने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर नैफ भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाखून और फात्सा उन लोगों के बीच में फंस जाते हैं। फात्सा को देखकर नाखून पूछता है कि क्या तुम डर रहे हो। तभी फात्सा कहता है कि हाँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम इनके साथ लड़ाई करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि नाखून फात्सा की तरफ देखता है और वो उसे किस करके अपनी जंग शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाखून और फात्सा उन सब लोगों से अच्छी खासी फाइटिंग करते हैं। फात्सा जिसे शुरुआत से ही अच्छी फाइटिंग आती थी, वो एक ही मिनट में बहुत सारे लोगों को मारकर गिरा देता है और यहाँ पर नाखून और फात्सा बहुत सारे लोगों को धूल चटा देते हैं। और जिस तरह फात्सा गन शूट करता है ये देखकर नाखून बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है तुमने बहुत अच्छा शॉट मारा। तभी फात्सा कहता है कि आपने ही तो मुझे सिखाया था मेरे टीचर। तभी नाखून कहता है कि तुम्हारे टीचर को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये बात सुनकर फात्सा भी खुश हो जाता है। तभी अचानक से टिम आकर नाखून के शोल्डर पर हिट कर देता है और उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फात्सा को भी अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैफ जब कैफ़े में आता है तो सेंगवे उसे हैरान होकर देखता है। नैफ कहता है कि क्या हुआ, अब मुझे देखकर क्या तुम सरप्राइज़ हो गए हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं वहाँ जंगलों में मर जाऊँगा? तुम्हारे उस अल्फा बड़े भाई ने तुम्हें यही बताया? ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है सुनने में। तभी नैफ की ऐसी बातें सुनकर सेंगवे वापस से रिलैक्स होकर उन्हें चिढ़ाता हुआ बोलता है कि चलो अब सबको यहाँ पर पता चल गया है कि क्या सच था। यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बचा है। तभी ओंगसा बोलता है सेंगवे, क्या ये सब तुम कर रहे थे? क्या इन सब के पीछे तुम थे? तभी सेंगवे बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है बेटा, तुम चुप हो जाओ। के बाद सेंगवे बोलता है कि हाँ ये सही है, सब कुछ मैंने ही किया और मैंने ही अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद किया। कि तुम जो उसे बार चलाने के लिए पैसे दे रहे थे वो बहुत थोड़े थे, इतने कि उसमें तो उसका गुजारा भी नहीं चल रहा था, इसलिए हमने तुम्हारे बार में ड्रग्स को लेकर आए और जब उससे भी पार नहीं पड़ी तो फिर हमने उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी जोड़ दिया, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई होने लगी। हमने सोचा कि हम उन सब में तुम्हें फंसा देंगे, इसीलिए हमने माई को पकड़ा और उसे कहा कि हम उसके हस्बैंड को जेल से छुड़ा देंगे और वो तुम्हें ट्रैप करवाने के लिए राज़ी हो गई। उसके बाद हमने अपने प्लान को अंजाम दिया और तुम जैसे गरम दिमाग के अल्फा के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। क्योंकि कहते हुए सेंगवे हंसने लग जाता है और कहता है कि मैंने हर ब्लेम तुम्हारे सिर पर इसलिए डाला क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि मेरी आज जो हालत है उसका जिम्मेदार तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे परिवार ने हमसे सब कुछ छीन लिया, इसीलिए मैं तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा है इसलिए तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में बहुत जल्दी बाहर आ गए। तभी ओंगसा कहता है कि उस आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हारी पूरी मदद की ना। तभी सेंगवे कहता है हाँ क्यों नहीं, उसने भी हमारी बहुत मदद की, लेकिन अंत में हमें उसे ही बेचना पड़ा क्योंकि मुझे टिम को जेल से बाहर निकालने की ज़रूरत थी। वो मेरे लिए बहुत काम का बंदा था, इसलिए मैं उसे जेल में सड़ने नहीं दे सकता था। लेकिन जेल में तो तुम्हें सड़ना चाहिए था, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान के पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन तुम्हारे ख़ानदान की वजह से मेरा फैमिली बैंकरप्ट हो गया, हमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पास तो पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह मेरी फैमिली के पास अपनी डिग्निटी तक नहीं बची, वो सब बर्बाद हो गए, मैं तुम्हें भी इसी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहता था कि तुम सब कुछ मेरी तरह खो दो और सड़कों पर आ जाओ और उसी तरह सफ़र करो जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया। तभी नाखिन उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है तुम बेकसूर लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, उन्हें हर्ट करोगे। सेंगवे कहता है कि हाँ मैं ऐसा चाहता था ताकि तुम्हें पता चले कि बर्बाद होके कैसा लगता है, दर्द को महसूस करो जो मैंने किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर
टिम गोली चलाने के बाद बोलता है कि एक ओमेगा कितनी देर तुम्हें बचा सकता है और वो कर ही क्या सकता है। उसके बाद वो अपनी बंदूक लेकर नाखून की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम मुझे गली का कुत्ता कह रहे थे ना, अब देखो कौन गली का कुत्ता है। तभी हम देखते हैं कि नाखून को बचाने के लिए फात्सा बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो ना, तुम जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ हमेशा एहसान फरामोश रहे हो। तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिनने तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम किसी काबिल नहीं हो। सच्चाई तो ये है कि तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ एक गली का कुत्ता कोई नहीं है। कहते हुए वो उसे वार्न करता है। तभी टिम फात्सा के ऊपर भी बंदूक तान देता है, लेकिन फात्सा भी बिना डरे उसका मुकाबला कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है सब आजमा लो और चलाओ गोली अगर तुम चला सकते हो तो। लेकिन हम देखते हैं कि टिम गोली चला पाता इससे पहले फात्सा उस पर गोली चला देता है और कहता है कि इस बार तुम सब कुछ हार जाओगे क्योंकि सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया, ड्रग्स का काम किया और तुमने किसी और को फंसा दिया। तुम तो माफ़ी डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें सज़ा में न रख देता हूँ। कहते हुए फात्सा टिम की जान ले लेता है, वो उसे शूट कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फात्सा अपने नाखून को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फात्सा नाखून के पास लौट आता है और उसे संभालता हुआ बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। तभी नाखून कहता है कि नहीं, ये तो बस छोटी सी स्क्रैच है, मैं अल्फा हूँ, मैं जल्दी सही हो जाऊँगा। लेकिन तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया, तुम मेरे लिटिल हीरो हो। कहते हुए वो उसे अपने गले से लगाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।